गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान के अध्याय नंबर 1 को। यह है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यहाँ पर यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसे एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर हर एक लाइन को पढ़ेंगे और सभी लाइन्स से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, तुमने सही सुना, जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे सभी को हम लोग पढ़ेंगे। सभी वन लाइनर्स पढ़ेंगे, मतलब एक लाइन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको पढ़ेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे उसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, जिससे कि अंत में तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आंसर को तुम कर सकोगे। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? फसल के उत्पादन से रिलेटेड है। मतलब किस प्रकार से हम लोग कृषि करते हैं उससे रिलेटेड है, और साथ ही उसका कैसा प्रबंधन किया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सिखाई जाती हैं। बोलोगे इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? जरा देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा। ग्रीष्मावकाश का समय है, उसमें पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए हैं। उनके चाचा एक किसान है। अब तुम बताओ, यदि तुम अपने किसी फैमिली के घर जाते हो जो कि एक किसान है, तो वहां पर क्या चीजें देखोगे? वहां पर बहुत सारी ऐसे औजारों को देखोगे जो कि कृषि करने से संबंधित हैं। जैसे उन्होंने खुरपी देखा, दरांती देखा, बेलचा देखा, हल देखा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि किसान परिवार से रिलेटेड होंगे, या जिनका कहीं ना कहीं गांव जरूर होगा। तो इन सब चीज़ों से वो जरूर परिचित होंगे। उन्होंने हल भी देखा होगा, ट्रैक्टर भी देखा होगा। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो भाई इनका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? कृषि में। और इस चैप्टर को जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी सारे औजारों के बारे में बताया गया है जो कि अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जितने भी सजीव होते हैं उन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यहां से अब देखो, यहां से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। पौधे, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की मदद से वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि भाई जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो उसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्या उत्तर करेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। आधा शैली को संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, 1.5x फास्ट करके देखो तो वीडियो जल्दी समाप्त होगा। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? यस, हमें उत्तर पता है, वह है प्रकाश संश्लेषण। अब जितने भी अलग और जंतु हैं, जैसे मनुष्य सहित जितने भी जंतु होंगे, वो स्वयं भोजन नहीं बनाते। तो यहां से दो क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक क्वेश्चन कि पादपों को यानी प्लांट्स को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जितने भी अदर जंतु हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। और जितने भी ये परपोषी हैं अपने भोजन के लिए या तो डायरेक्ट रूप से या तो इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे पर। यानी हम जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर हम तो अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जीव है वे कहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है जो मांसाहारी जीव हैं वो किसको खाते हैं? शाकाहारी को। और शाकाहारी किसको खाता है? पेड़ पौधे को। इसका मतलब जितने भी मांसाहारी जीव जंतु हैं वे भी परोक्ष रूप से किस पर आधारित है? तो पेड़ पौधे पे।
क्या इतनी बातें समझ गए और इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हें पता चल गए? बिल्कुल। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। परंतु हम भोजन ही ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब यहाँ से नया क्वेश्चन आ गया कि आखिर हम अपना भोजन करते ही क्यों है, ना करें भोजन? तो इसका उत्तर यह है कि आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करता है। अब ये जो भोजन हम करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? तो इसका सीधा आंसर है ऊर्जा मिलता है। ये जो भोजन हम खा रहे हैं इससे हमें ऊर्जा मिल रहा है। इस ऊर्जा से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम होते हैं। जैविक प्रक्रम वे सारे प्रक्रम जो हमारे शरीर को चलाते हैं, जैसे पाचन, जो हम लोग भोजन को पचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाचन। श्वसन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं वह क्या हो गया? श्वसन हो गया। उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ बन रहा है उसको शरीर से निकालते हैं पेशाब के द्वारा, वह क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। ये मनुष्यों की बात हो रही है। और भी जंतु ऐसे ही करेंगे, और भी जंतु पाचन करेंगे, श्वसन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे और भी सारी प्रक्रियाएं करेंगे। हम अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से और जंतुओं से। तुम बोलोगे सर आपने वन लाइनर बोला था, तो बच्चे यही सारे जो क्वेश्चन है वन लाइनर में ही पूछे जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन आंसर बताया, तो हर एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसमें वन लाइनर भी तुम्हारा आ जा रहा होगा, है ना? चलो, तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बता रहा है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता है। 3 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले तो उत्पादन, यानी जो हम लोग फसल उगा रहे हैं, जो कृषि हम लोग करते हैं, कृषि के द्वारा हम लोग क्या उगाते हैं? फसल को उगाते हैं। तो ये फसल हम लोग क्या करते हैं? 1 साल उगाते हैं, 10 साल खाते हैं? नहीं, हर एक साल, हर एक सीजन में हम लोग को इसे उगाना पड़ता है, यानी इसका नियमित उत्पादन करना पड़ता है। इसी के साथ यदि इसका नियमित उत्पादन करना है तो इसको उचित प्रबंधन, उचित देखभाल करना होगा, उचित इसका क्या करना होगा? भंडारण करना होगा। मतलब जब ये फसल हम लोग लगाएंगे तो अच्छे तरीके से इसको देखभाल करेंगे, तभी तो फसल हमें प्राप्त होगा। फिर जब फसल होगा तो अच्छे से उसका भंडारण करना होगा, यानी उसको रखना होगा। वितरण, यानी कि जो फसल हमें प्राप्त हो रहा है फिर उसको सही तरीके से वितरण करेंगे। मतलब एक क्षेत्र में कोई फसल हो रहा है, दूसरे क्षेत्र में कोई फसल हो रहा है, तो इस प्रकार का उसका वितरण भी आवश्यक है। किस चीज के लिए? विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है इससे, यहां देखते जाओ। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व हम लोग मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। ये तो तुम जानते ही होगे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन एवं आवास की खोज में क्या करते थे? घूमते रहते थे। और वे कच्चे फलों का उपयोग करते थे, सब्जियां खाते थे, जंतुओं का शिकार करते थे, ये सारी चीजें करते थे। लेकिन जैसे आज हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भोजन को पकाते हैं और फिर उसको खाते हैं, ऐसा वो नहीं करते थे। कालांतर में खेती करना शुरू कर दिया और विभिन्न प्रकार के अनाजों को, विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना शुरू कर दिया, और फिर उन फसलों को हम लोग अपने भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करते हैं। और इस प्रकार से किसका प्रारंभ हुआ? कृषि का प्रारंभ हुआ। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फसल किसे कहते हैं? यदि रिटन क्वेश्चन आएगा तो फसल किसे कहते हैं? तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यदि वन लाइनर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर है फसल कहते हैं। फसल समझ रहे हो ना? फसल मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग चावल का कृषि करते हैं, गेहूं का कृषि करते हैं, खेती करते हैं, खेती को ही कृषि कहते हैं, ठीक है?
तो इसका खेती करते हैं तो हम लोग गेहूं यदि लगा रहे हैं तो सिर्फ एक ही प्रकार की सिर्फ गेहूं ही गेहूं एक बड़े से जगह पे बड़े से खेत में लगाते हैं। चावल लगा रहे हैं तो केवल चावल ही चावल लगा रहे हैं। इसी प्रकार से यदि केला लगा रहे हैं तो सिर्फ केला ही केला लगा रहे हैं, ये भी ध्यान देना। वो वाणिज्यिक कृषि में आता है, केला का लगाना या फिर जो चाय का लगाना, कॉफी का लगाना, ये सब वाणिज्यिक कृषि में आता है। समझ रहे हो बात को? उदाहरण के लिए गेहूं एक क्या है, फसल का उदाहरण है, क्योंकि गेहूं को हम लोग बड़े क्षेत्र में उगाते हैं। आप जानते ही हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न। अन्न मतलब क्या हो गया, जो चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इन सबको अन्न कहते हैं। इसके बाद तुम्हारा दलहन फसलें हो गया, जो दाल वाले फसल हो गए, तिलहन फसल हो गया, जो तिल उत्पादन होते हैं, फल हो गया, सब्जियां हो गया। विभिन्न प्रकार के फसलों को हम लोग बोते हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। तुम देखोगे कि भारत में अलग अलग जगहों पर जो तापमान है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। जो मिट्टी है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। जो वर्षा है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। जो आर्द्रता है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। आर्द्रता क्या है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो जलवाष्प की मात्रा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प की मात्रा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो इस प्रकार से तुम देखोगे कि जब भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के ये जो मौसम संबंधी चीजें पाई जा रही है तो उसमें क्या होगा, अलग अलग फसलों को लगाया जाएगा। ठीक है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर से अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा क्या है, रबी फसल। अब इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ला सकता है, वन लाइनर के रूप में भी ला सकता है। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्तर है उसे खरीफ फसल कहते हैं। वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है, जो कि अक्टूबर से मार्च बोल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम रबी फसल कहते हैं। देखा तुमने, दो क्वेश्चन ऐसे ही हो गए, ऑब्जेक्टिव में भी वन लाइनर में भी। अब यहां से क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में ये पूछता है कि रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर करें। तो भारत में वर्षा ऋतु, तो पहला तो अंतर में हम लोग क्या करेंगे कि इसको कब उगाया जाता है। तो भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है, तो खरीफ फसल को भी जून से सितंबर तक उगाया जाएगा। रबी फसल को अक्टूबर से मार्च तक उगाया जाएगा। ठीक है। जो खरीफ फसल है उसको वर्षा ऋतु की फसल कहेंगे, जो रबी फसल है उसको शीत ऋतु की फसल कहेंगे। जो खरीफ फसल है उसके उदाहरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, यहां से तुम्हारा वन लाइनर काम नहीं करेगा, बल्कि हर एक उदाहरण तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक उदाहरण से यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ देगा धान क्या है, खरीफ फसल है। मक्का, सोयाबीन, जो तुम नहीं जानते हो ना उसको पूछ देगा कि सोयाबीन या कपास कैसी फसल है। अब तो तुम्हें याद ही नहीं है कि कैसी फसल है, तो तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे। इसलिए मैं बोला कि यहाँ पर ये फिर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूंगफली पूछ देगा, चना, मटर, गेहूं, सरसों, ये सब तो जानते ही हो, लेकिन अब अलसी पूछ देगा कि अलसी क्या है, तो क्या है, ये रबी फसल है। इस प्रकार से ये फसलों को हमें याद कर लेना होगा, क्योंकि यदि एग्जाम में पूछता है तो हम इसे लिख सकें। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, तो ठीक है। अब आ गया आधारिक फसल पद्धति। फसल पद्धति में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं उसको हम लोगों को देखना है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। अब देखो, यदि तुम किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे घर में कोई खेती कर रहा होता है, तो तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे घर से ही रिलेटेड है, तुम्हारे जीवन से रिलेटेड है। लेकिन बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है कि खेती होता क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर अच्छे से पढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ।
तो तुम देखोगे कि खेती करने के लिए भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमें क्रियाकलाप करना होता है जो कि एक खास खास समय में करना पड़ेगा। तो इन सब क्रियाकलापों को हम लोग देखेंगे, स्टेप वाइज समझेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाएंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा, कृषि पद्धति किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं, बस क्रियाकलाप एक वर्ड याद कर लेना है। क्या याद करना है बच्चों? क्रियाकलाप। कि वे सारे क्रियाकलाप जो कि कृषि के लिए समय समय पर किए जाते हैं उसे हम लोग कृषि पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उदाहरण इसका हम लोग यहाँ पर अब इन क्रियाकलापों को देख सकते हैं। अब इस क्रियाकलाप को क्या करना है, क्या याद करना है? क्या याद करना है यार, ये तो सिंपल सिंपल चीजें दी गई है, इसको याद क्या करना है? इसको सोच सोच के यहाँ पर हम लोग याद कर सकते हैं। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग जा करके खेत में और जो फसल उसकी कटाई करने लगेंगे। बोलोगे दिमाग सही है सर आपका, अभी हम लोगों ने बीज बोया नहीं है, बीज से फसल निकला नहीं है और सीधे कटाई करने आप पहुंच गए। नहीं भाई, यही तो मैं बोल रहा हूं कि स्टेप वाइज बढ़ोगे तो कुछ पढ़ाने का भी जरूरत नहीं है। हालांकि यहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, कृषि संबंधी सारे क्रियाकलापों को लिखें, या ये कृषि संबंधी सारे गतिविधियों को हम लोगों को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ये पूरा यहाँ तक लिखना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई हम लोग ये जो मिट्टी है इसको तैयार करेंगे। अब बोलोगे मिट्टी तैयार क्यों करना पड़ेगा? तो तुम देखोगे ये जो मिट्टी है पहले तो ऐसे बैठा हुआ है पूरा मिट्टी। अब ये जो मिट्टी बैठा हुआ है तो बताओ इसमें बीज कहाँ बोओगे? नहीं ना बो सकते हो। इसीलिए मिट्टी में पहले मिट्टी को हम लोग तैयार करेंगे, मतलब मिट्टी को इसको क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार, जैसे कि तुम्हारा हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा, या मतलब बहुत छोटा जगह है तो अपने हाथों से भी इसको कुदाल के द्वारा इसके मिट्टी को उलट पुलट करते हैं। अब मिट्टी को उलट पलट क्यों करते हैं? ताकि भाई स्थान बन जाए, जगह बन जाए, जिससे कि फिर उसमें हम लोग बीज को बो सकें। तो पहला तो है मिट्टी को तैयार करना। अब इसमें बहुत लंबा चौड़ा चीज यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो बीज लगा रहे हैं वो मिट्टी में ही तो लगा रहे हैं। तो दूसरा, अब जब मिट्टी तैयार कर लिए तुम, तब क्या करोगे बताओ? मिट्टी तैयार कर लिए तो हम लोग उसका बुआई करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, और जब बीज डालते हैं उसी समय हम लोग उसमें पानी भी डालते हैं, यानी सिंचाई भी करते हैं। तो सिंचाई एक ऐसी प्रक्रिया है जो देखोगे कि शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा कुछ कुछ समय अंतराल बाद तुमको सिंचाई करना पड़ेगा। यानी सिंचाई शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बुआई करेंगे उसमें हम लोग पानी डालेंगे, ठीक है, यानी कि सिंचाई करेंगे। अब क्या करेंगे, जब पौधा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें खाद डालेंगे, उर्वरक देंगे, जिससे कि ये पौधा और अच्छे से ग्रो कर सके। इतना करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हो सकता है पौधा हमारा बड़ा बड़ा हो तो उसके साथ ही बहुत सारे अन्य छोटे छोटे पौधे भी वहाँ पर उग जाएं, उन्हें हम लोग खरपतवार कहेंगे, तो उससे फिर उसकी सुरक्षा करेंगे। इसी प्रकार हो सकता है बहुत सारे कीट वहाँ पर पहुँच जाएं जो कि हमारे फसल को नुकसान करे, तो फिर उससे उसकी रक्षा करने का कोशिश करेंगे। और जब इतना मेहनत कर लेंगे तो इतना मेहनत के बाद कम से कम वहाँ फसल अच्छा होगा ये उम्मीद करेंगे। यानी कि फिर यहाँ पर हमारा फसल जो होगा वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, तब फसल की फिर क्या करेंगे, कटाई करेंगे। अब जब कटाई करेंगे तो उसमें से फिर दाना निकाल लेंगे, या जिस प्रकार का भी हम लोगों ने फसल लगाया है उसके उत्पाद को हम लोग निकाल लेंगे, और फिर हम लोग बहुत तरीकों से इसको भंडारण करने का भी कोशिश करेंगे, मतलब उसको रखने का कोशिश करेंगे। तो ये सारा जो स्टेप्स है क्या हमें याद करना है? कहाँ याद करना पड़ा? सोचते जाओ। मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बीज को ही तो बोना है। बीज जब बोलेंगे तो क्या करेंगे, सिंचाई ही तो करना है। सिंचाई करना है तो क्या करना है, उसके बाद खाद उर्वरक डालना है।
उसके बाद उसकी सुरक्षा करनी है, फिर लास्ट में जब उत्पादन हो जाएगा तो कटाई करेंगे और फिर भंडारित कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। सिंचाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बार बार करना पड़ेगा। सबसे पहला आ गया इसमें मिट्टी को तैयार करना। अब इन्हीं को सब टॉपिक्स बना करके अलग अलग पढ़ाया गया है, जिससे कि क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। क्वेश्चन यहां से आएगा, फसल उगाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? तो आंसर कर देना, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहला क्या कार्य है? मिट्टी को उलट पलट करना और इसे पोला बनाना। अब पोला मतलब क्या हो गया कि उसको फिर समतल करना, बड़े बड़े ढेले होंगे या वो बड़े बड़े मिट्टी के इस तरीके से होंगे, उसको फिर तोड़ फोड़ के ठीक करना। ठीक है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों को की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक हैं? तो यही सब अब हमें पढ़ना है। तो अब इन्हीं को हम लोग एक एक सब पॉइंट्स बना करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? मिट्टी को तैयार करना। इसमें क्या करेंगे? फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना, ये सबसे पहला स्टेप है। ये तो हम लोगों ने सीख ही लिया कि सबसे पहला स्टेप क्या है? मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना ही क्या कहलाएगा? मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को हम लोग तैयार करने के लिए क्या कहते हैं? इसको उलटते पलटते हैं और इसे पोला बनाते हैं। पोला बनाना इस तरीके से समझो कि इसको भुरभुरा बनाते हैं, या फिर इस तरीके से समझो कि कभी कभी क्या होता है, मिट्टी जो है एकदम चपटा बैठा होगा, तो इस मिट्टी को खोद खोद कर करके हम इसके बीच में स्थान बनाते हैं। काफ़ी सारे स्थान बनाएंगे। बड़ा यदि कोई इस तरीके से ढेला टाइप मिल जाएगा, उसे हम लोग तोड़ेंगे और उसे क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो इन सब प्रक्रिया को करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि मिट्टी को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब तुम सोचोगे कि भाई मिट्टी को उल्टे पलटेंगे क्यों? सबसे पहला चीज तो यही है कि जो बीज हम लोग बोएंगे, तो बीज को हम लोग मिट्टी के ऊपर ऐसे नहीं रख देते, बल्कि उसको मिट्टी के कुछ गहराई में अंदर की ओर रखते हैं। तो भाई जब मिट्टी को उलट पलट करके उसको पोला बनाएंगे, भुरभुरा बनाएंगे, तभी तो अंदर बीज जाएगा, नहीं तो बीज तो बाहर रह जाएगा। ये तो पहला चीज हो गया। इसके बाद जो बीज है उसमें क्या होगा? जड़ निकलेगा। तो यदि मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तभी तो ये जड़ आसानी से जमीन के अंदर जा पाएगा। समझ रहे हो ये सारी बातों को? तो यहाँ इसी चीज को अब हमें देखना है कि इससे जो जड़ है भूमि में गहराई तक जा सकती है। पहला चीज, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। दूसरा चीज, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होगी? क्योंकि जो पोली मिट्टी होगी, पोली मिट्टी समझ रहे हो ना किसे कह रहे हैं? जिसको हम लोगों ने तैयार किया, भरभरा बना दिया है, उसी को पोली मिट्टी कहेंगे। तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन या फिर बोले जो हवा है वो आसानी से जा पाएगा। हवा में जो ऑक्सीजन है वो आसानी से जा पाएगा, जिससे कि पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकेंगी। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट बनाएंगे। क्वेश्चन हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि भाई मिट्टी को उलट पुलट करके पोला क्यों बनाया जाता है? भरभरा क्यों बनाया जाता है? उसके बीच में स्थान क्यों बनाया जाता है? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आंसर में कर सकते हैं। इसके साथ ही अब बोलोगे ये केंचुआ और ये सूक्ष्म जीव, इनका वृद्धि का क्या आवश्यकता है? तो ये जो केंचुआ है और ये जो सूक्ष्म जीव हैं, यह क्या करते हैं? यह किसानों के मित्र के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। यहां से तुम्हारा वीवीआई क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किसको किसानों का मित्र कहते हैं? तो बहुत अच्छे अच्छे चीज उसमें दिए होंगे और उसमें एक ऑप्शन तुम्हारा होगा केंचुआ।
तो इसका उत्तर क्या होगा? केंचुआ और सूक्ष्मजीव, ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे, केंचुआ और सूक्ष्मजीव। तो यही हमारा उत्तर होगा। इसे ही हम लोग किसानों के मित्र के नाम से भी जानते हैं। तो यही सब सिंपल लाइंस होते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा और तुम फिर वहां घबरा जाओगे। अब देखो, इसी से क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ये केंचुआ और सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। अब ह्यूमस क्या है? जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं उसको सड़ा गला करके वापस से खाद बनाएगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस बोलेंगे। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो यही सब चीजें तो हम लोगों ने देखा, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अरे भाई, मिट्टी में क्या होगा? खनिज पाया जाएगा, जल डालोगे तब तो जल का मात्रा रहेगा ही, वायु रहेगा। कैसे मिट्टी में रहेगा? जब उसको हम लोग अच्छे तरीके से पोला बनाएंगे। सजीव भी रहेंगे, ठीक है। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जो मृत पौधे हैं और जंतु हैं वो भी मिट्टी में पाए जाते हैं, और जीवों द्वारा जो सूक्ष्म जीव हैं उसको क्या करते हैं? वे अपघटित करते हैं, और अपघटित करके उसको खाद में फिर परिवर्तित कर देते हैं, और इसी खाद को पौधे क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। तो यही सब बात यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर के मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब बात करो यदि मिट्टी की, तो मिट्टी में हम देखेंगे कि ये जो ऊपरी कुछ सेंटीमीटर का परत है, बस वहीं पर मिट्टी का मुख्य भाग पाया जाता है जिसमें ये फसल उगाए जाते हैं। इसे उलटने पलटने और पोला करने से ये जो पोषक पदार्थ हैं ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बना करके हम लोग लिखेंगे कि भाई मिट्टी को उलटने पलटने से क्या क्या फायदा है। तो ये भी एक फायदा लिख सकते हैं कि उसमें क्या होगा? पोषक पदार्थ ऊपर की ओर आ जाएंगे। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसे भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला करना क्यों आवश्यक है। तो इसके आंसर को भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ कि मिट्टी को जो हम लोग उलटने पुलटने का काम करते हैं और पोला करके मिट्टी को जो तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जुताई के नाम से जानते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। तो कई तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, जुताई किसे कहते हैं? तो याद रखना है, मिट्टी को उलटना पलटना और उसको पोला करना क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। इसे हल चलाकर करते हैं। अब इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हल चलाकर मैंने बताया, या फिर ट्रैक्टर के द्वारा कर सकते हैं, या हाथ से भी कर सकते हैं, कुदाल वगैरह से। तो इस तरीके से इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। तो बोलता है इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। अब बात करता है हल का। तो हल जो होता है वह लकड़ी का भी बना हो सकता है और लोहे का भी बना हो सकता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ये सब यदि कृषि करते होगे या तुम्हारे फैमिली में कोई कृषि से संबंधित व्यक्ति होगा तो तुम्हें जरूर पता होगा कि अब हम लोगों को जुताई करना है। तो जुताई करने के पहले यदि हमारे खेत में एक बार पानी पूरा अच्छे से रिस जाए तो वो जुताई हमारा अच्छा होता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, उन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग मिट्टी को बना रहे हैं तो उसमें बड़े बड़े ढेले को भी हम लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े ढेले को उसको हम लोग छोटे छोटे ढेलों में भी परिवर्तित करते हैं, और इसके लिए पाटल का बोलता है कि पाटल का मदद से इसको कर सकते हैं। पाटल क्या है? देखो, इस तरीके से एक बड़ा सा लकड़ी का, मान लो कि ये इस तरीके से लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा होगा, लंबा होगा, पतला होगा, और फिर इसको क्या करेंगे? बैल, जैसे बैल से यदि कृषि कर रहे हैं हल के जगह पे, तो उसके बैल की सहायता से
क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। तो इसको आगे की ओर बढ़ाते चलोगे तो यहाँ जो बड़ा बड़ा ढेला होगा वो सब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, और फिर वो छोटे छोटे ढेलों में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। अब देखो, बुआई के लिए और सिंचाई के लिए खेत को क्या करना होगा, समतल। और समतल क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा करेंगे, तो पाटल के द्वारा ही हम लोग उसके बड़े बड़े ढेलों को भी फोड़ेंगे और जमीन को समतल करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब हम लोग जुताई करते हैं तो उबड़ खाबड़ जमीन हो जाता है, लेकिन फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बराबर करने का भी काम करते हैं, समतलीकरण करते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ये हम लोगों ने देखा था कि जो पानी देने की प्रक्रिया है वो कई स्टेप्स में होती है। ऐसा नहीं कि पानी एक बार, कुल मिलाकर के पौधे के जीवन में एक बार पानी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और पानी जो दिया जाएगा उसे सिंचाई कहते हैं। तो ये सिंचाई कई बार किया जाता है। खाद भी कभी कभी पहले डाल दिया जाएगा, कभी कभी बीच में डाल दिया जाएगा। तो खाद भी सिर्फ एक बार नहीं डाला जाता है, कई टर्म्स में डाले जाते हैं। ये सब बातें ध्यान देना। अब आ गया कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। इस कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। कह क्या रहा है, मिट्टी को भुरभुरा बना रहा है, उसको पोला बना रहा है। मतलब मिट्टी में क्या किया जा रहा है, यस, मिट्टी का जुताई किया जा रहा है। तो मिट्टी के जुताई के लिए बहुत सारे क्या है, यहाँ पर उपकरण है, औजार हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्या है, हल। तो यहाँ देख सकते हो, पहला है हमारा हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग सबसे पहले किसके लिए करते हैं, जुताई के लिए करते हैं। उसमें अब देखो, इसका खाद को मिलाने के लिए भी हल का उपयोग किया जाता है, उर्वरक मिलाने के लिए भी मिट्टी में हल का उपयोग किया जाता है, खरपतवार को निकालने के लिए भी किस चीज का उपयोग किया जाता है, हल का, मिट्टी खुरचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हल देखोगे कई चीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। अब यहाँ पर हल को तुम देख सकते हो, ये देखो यही है हल। यहाँ देखना, यही क्या है, हल। हल का अलग अलग भाग है। जैसे देखो, इस भाग को क्या कहेगा, फाल बोल रहा है। ये लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पर, और इसमें देखोगे कि लोहा लगा हुआ है। इसी लोहा के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर इस मिट्टी को खोदा जाएगा। ये हल शाफ्ट बोल रहा है, इसको हल शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, और इसको फिर किसके मदद से, तो यूजुअली बैल की मदद से या अन्य पशुओं की मदद से, तो एक नहीं दो होंगे जोड़ी में, इसको फिर खींचा जाएगा। और यहाँ देखो, ये हल जो है आगे की ओर चलता चला जाएगा, और मिट्टी को क्या करेगा, ये मिट्टी को पोला बनाता चला जाएगा, उसको भुरभुरा करता चला जाएगा। इस प्रकार से तुम यहाँ इसे देख सकते हो। तो हल में अब क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। ये देखो, तो यदि हल को देखो तो इस प्रकार से यहाँ हल को देख सकते हो। ये देखो, यही है एक हल। इस हल को यहाँ पर दो बैल क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो हो सकता है ये दो बैल हैं, इसकी जगह पे दूसरे पशु भी हो सकते हैं। ये देखो, ये कंधे पर लगा हुआ है, और ये शाफ्ट है, और इसी शाफ्ट में यहाँ पर फाल लगा रहता है। ये देखो, ये हल का शाफ्ट कहलाता है, इसको याद कर लेना है। और इसी में ये फाल लगा होता है। दो नाम हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोलता है, ये फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। यहां देखो क्या बोल रहा है, यह औजार लकड़ी का बना होता है। इस औजार का नाम क्या है, हल, जिसे हम लोग बोल रहे हैं। ये किस चीज का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और साथ में लोहे का भी उपयोग होगा, क्योंकि लोहा रहेगा तभी तो वो खोदने का काम करेगा। यह बैलों की जोड़ी के द्वारा यूजुअली हम लोग देखे हैं, चाहे पशु, ऊंट या घोड़े से भी इसको हल को चलाया जाता है, खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें याद होने चाहिए कि जो हल है उसमें तिकोना पत्ती लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उत्तर है उसे फाल कहते हैं।
एक और क्वेश्चन, फाल किस चीज का बना रहेगा, तो वो लोहे का बना रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग याद कर सकते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होगा जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन बोलेगा हल शाफ्ट किससे बना होता है, लोहे से बना होता है या फिर लकड़ी से बना होता है, तो इसका उत्तर है ये किससे बना है, लोहे से बना, अरे यार लकड़ी से बना होता है। इसमें एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिर जोंत के डंडे से जुड़ा होता है। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये जोंत का जो डंडा है इसी से ये जुड़ा हुआ है ना। अब आगे क्या बोलता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है, फिर बैल उसको खींचते हैं। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। अब देखो, तुम मुस्कुरा रहे होगे, बोल रहे हो कि मुझे हल के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, जबकि मैं खुद खेती से रिलेटेड हूँ और मेरे गांव में खेती होती है, हर चीज़ मैंने देखा है। सर आपको मैं ज़्यादा पढ़ा सकूँगा, तो बिल्कुल मुझे तुम ज़्यादा समझा सकोगे यदि मैं तुम्हारे गांव आऊँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन वाइज पढ़ना है, तो ये मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता सकूँगा कि किस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें ये वर्ड्स याद रखने हैं। देखो, यदि हम लोग हल की बात कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में ये जो हल शाफ्ट है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, जो फाल है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, जो खुरपी है उसको अलग नाम से जाना जाता होगा, बेलचा को अलग नाम से जाना जाता होगा, हंसुआ को अलग नाम से जाना जाता होगा। इसी कारण से यहाँ पे हमें जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है ये खास हो जाता है, क्योंकि ये जो नाम है ये एग्जाम में पूछेगा, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। तो भाई मैं भी बताऊं, मैंने भी लोहे का हल आज तक नहीं देखा है। यदि तुमने देखा है तो कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद आता है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। तो यहाँ पर कुदाली में दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये है कुदाली। तो इस तरीके का कुदाली तुमने शायद पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। ये देखो, ये पकड़ होता है, ये हैंडल है, और फिर ये मुड़ा हुआ प्लेट यहाँ पर देख सकते हो जो कि लोहे का है, और ये जोंत है, इसको पकड़ा जाएगा, फिर ये छड़ लगा हुआ है, ये देख सकते हो, ये कुदाली है। ठीक है, जो ब्लेड की तरह कार्य करता है, यह जो मुड़ा प्लेट है यह ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर, ये जो जोंत है इसी को पशुओं के द्वारा खींचा जाएगा। तो इस प्रकार से शायद इसे तुमने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो ये है। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कल्टीवेटर को दिखाया गया है जो कि ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत अच्छे से क्या करता है, खुदाई का काम करेगा, यानी कि जुताई का काम करता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों बचत होता है। लेकिन कल्टीवेटर को हम लोग जानवर से नहीं चला सकते, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए, ये याद रखना। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि भाई बीज को जब बोएंगे तभी तो उसमें से पौधे निकलेंगे और वो फसल का रूप लेंगे, फिर हमें कटाई करने जाओगे, ठीक है ना भाई, पहले ही दिन कटाई करने थोड़े चले जाओगे। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। क्या तुम बता सकते हो कि ये साफ और स्वस्थ बीज कहने का क्या मतलब है, क्यों स्वस्थ बीजों को लिया जाएगा? इसका सरल सा आंसर तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ही, लेकिन सरल सा आंसर यह है कि यदि स्वस्थ बीज लेंगे तभी तो अच्छे हेल्दी पौधे हमारे पास होंगे, और अच्छे पौधे होंगे तो हमारा उपज भी क्या होगा, अच्छा होगा। किसान अधिक उपज देने वाली बीजों को ही क्या करता है, प्राथमिकता देगा। भाई कोई भी चाहेगा कि हमारा जो खेती जब हम कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। जहाँ पर हम लोग भी जिस खेत में खेती कर रहे हैं तो हम चाहेंगे उस खेत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारा हो सके।
क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? अब यहाँ पर देखो कैसे बीज हम लोग पता करेंगे, अच्छे बीज और खराब बीज। तो ये तुमने गांव में देखा होगा, जब बीज को हम लगाते हैं तो एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बीज क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अब ऐसा क्या उसमें हमें पता चलता है? तो आपने क्या देखा कि कुछ बीज तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। तो इसका आंसर है जो बीज पानी में बैठ गया वो भारी है और जो तैर रहा है वो क्या है, हल्का। तो जो तैर रहा है वो कैसा बीज है, क्षतिग्रस्त बीज है, क्योंकि वो खोखला हो गया है, वो हल्का हो गया है और इसलिए वो तैर रहा है। इस कारण, हल्के होने के कारण ये जो क्षतिग्रस्त बीज हैं वे तैरने लगेंगे। तो ये भी तरीका हो गया कि पानी लिया हमने, वहां पर बीजों को डाल देंगे तो जो अच्छे बीज होंगे वे बैठ जाएंगे और जो खराब बीज होंगे तैरने लगेंगे। तो उन क्षतिग्रस्त बीजों को फिर हम लोग फेंक सकते हैं और अच्छे बीजों को हम लोग लगाएंगे, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करके यह करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। बीज कैसे कैसे बो सकते हैं? तो बीज बोने के लिए तो हम लोग हाथ से भी बो सकते हैं, लेकिन यहाँ परंपरागत औजार बोल रहा है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। तो ये हमें याद करना है कि जो कीप के आकार का जो बीज बोने वाला औजार है वह कैसा है, आधुनिक है कि परंपरागत है? तो इसका उत्तर है ये परंपरागत है। अब कुछ बच्चे इसमें आधुनिक भी लिख देंगे, जिन्होंने इसको पढ़ा नहीं होगा उन्हें देखो, पढ़ने का यही मतलब है कि हर एक पॉइंट को तुम पॉइंट आउट करो कि यार एग्जाम में ये भी आ सकता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरेगा और ये मिट्टी के भेद कर बीज में स्थापित हो जाएगा। तो ये 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइप से क्या होगा, ऐसे गुजरेगा और ये क्या होगा, फिर मिट्टी को भेद कर वहाँ नीचे की ओर जाकर के क्या होगा, चला जाएगा और फिर जहाँ जहाँ बीज को बोना है वो उस तरीके से चला जाएगा। ये हो गया तुम्हारा परंपरागत। दूसरा है सीड ड्रिल। ये देख सकते हो सीड ड्रिल को दिखाया गया है। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। देखो 2 क्वेश्चन तो यहां से तुम्हारा बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया, खेतों के जुताई के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या दे सकते हो, कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। दूसरा, खेतों में जो बुआई हम लोग कर लेंगे तो बीजों को कैसे बोएंगे, तो उसका उत्तर है सीड ड्रिल के द्वारा, जो कि ट्रैक्टर से चलाया जाएगा। ये आधुनिक उपकरण हो गया। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। नया क्वेश्चन कि सीड ड्रिल से जब बीज को बोते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। तो इसका उत्तर ऐसे देना है कि बीज जब हम बोते हैं तो उनके बीच में समान दूरी बनी रहती है और दूसरा क्या है, इसमें गहराई भी बनी रहती है, समान दूरी एवं गहराई। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब तुम देखोगे कि जो बीज को हम लोग लगाते हैं तो थोड़ा अंदर में लगाते हैं, ऐसा क्यों भला? तो सबसे पहली बात है कि यदि बीज अंदर जाएगा तो अंदर में ही उसका अंकुरण होगा, तो उसका जो रूट है वो फिर अंदर चला जाएगा आसानी से और बीज बाहर नहीं आ रहा है, बाहर तुम्हारा पौधा आएगा। अब ये भी अंदर ऐसा नहीं कि 2-3 मीटर अंदर खोद खोद के अंदर नहीं लगा दिया जाता है, एक खास दूरी पर भी हर एक बीज को लगाया जा रहा है। तो हर एक बीज के लिए जो दूरी होता है, मिट्टी से नीचे की गहराई होती है, वो अलग अलग होती है। कुछ को बहुत ऊपर लगाएंगे, कुछ को थोड़ा नीचे लगाएंगे, तो ये भी अलग अलग होता है। पहला फायदा तो ये है कि जड़ जो है नीचे की ओर अच्छे से लग जाएगा। यदि बीज ऊपर है तो जड़ अच्छे से पकड़े या ना पकड़े ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। दूसरा, यदि बीज ऊपर है तो हो सकता है चिड़िया उसे खा जाए, लेकिन बीज नीचे है तो वो सुरक्षित रहता है और पक्षियों से बचा रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें
अच्छे से याद कर लेनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी का होना अत्यंत जरूरी है। अब यहाँ एक बीज यहाँ लगाएंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा, मतलब एक ही जगह 50 बीज लगा देंगे। क्या ऐसा लगाया जाता है? तुम बताओ अपना दिमाग लगा करके। आंसर है नहीं, ऐसे नहीं लगाया जाता है। हर एक पौधों के लिए उसका जो दूरी होता है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब ये जो पौधों के प्रकार हैं उसके आधार पर इनके बीच की दूरी तय की जाती है कि किस पौधे को लगाने के लिए उसके बीज के बीच कितना दूरी रखा जाए। कुछ पौधे को लगाने के लिए उसके बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। किसी में बहुत ज़्यादा दूरी होगा। अब ऐसा क्यों किया जाएगा? अरे भाई, जब एक पौधा यहाँ पर बड़ा हो रहा है तो वो कुछ स्थान घेरेगा ना। तो इस कारण से दो बीजों के बीच उचित स्थान रखा जाता है, जिससे कि यदि जो पहला पौधा बढ़ रहा है तो दूसरे पौधे को वो हानि ना पहुंचाए या दूसरे पौधे को कोई दिक्कत ना हो। तो पौधे के अनुसार उनके बीजों के बीच दूरी रखी जाती है। इससे क्या होगा? तो देखो इससे क्या होगा, यहाँ तुम्हें पढ़ाया ही है। देखो सब चीज़ ही पढ़ा दे रहा है तुम्हें, अब तुम्हारी मर्जी कितना चीज़ तुम याद कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे बोल रहा है कि पौधों को सूर्य का प्रकाश उचित रूप से मिल पाएगा, पोषक तत्व तो उचित रूप से मिल पाएगा, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, और साथ ही साथ वो एक दूसरे को के ग्रोथ को यानी एक दूसरे के वृद्धि को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसी के ऊपर, तीसरा उसी के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसको खास दूरी पर लगाया जाता है। तो ले लो यहाँ भी एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई बीजों को उचित दूरी पर क्यों लगाया जाता है, तो उसका उत्तर यहाँ करना होगा। खाद एवं उर्वरक मिलाना, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जिन पदार्थों को पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिट्टी में डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर है खाद एवं उर्वरक। अब ये खाद और उर्वरक बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, और इसे हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखो, ये अंतर तुम्हें दिखाया गया है खाद और उर्वरक में। तो खाद और उर्वरक में यहाँ अंतर को ही पहले पढ़ लोगे तो बाकी चीज़ें तो हम आसानी से समझ ही पाएंगे। यहाँ देखो, ये है उर्वरक और ये क्या है? खाद। तो इसके डिफरेंस को एग्जाम में पूछा जाएगा कि खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर होता है, तो इसे हमें यहाँ पर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो भाई इसको पढ़ने के पहले हम लोग यहाँ पर अंतर को देख लेते हैं, उसके बाद आसानी से तुम इसको पढ़ लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उर्वरक की और उसके बाद खाद के बीच अंतर की। तो जो उर्वरक है और खाद है दोनों ही क्यों यूज किए जाते हैं, क्या ये तुम्हें पता है? तो बच्चा लोग, जब यहाँ पर हम लोग किस मिट्टी में पौधे को लगाते हैं तो पौधे क्या करते हैं, यहाँ मिट्टी के पोषक तत्वों को उपयोग में ले आते हैं, जिससे कि इस मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। अब उस पोषक तत्वों को वापस से इसमें लाने के लिए हम लोग या तो खाद डालते हैं या तो उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे कि मिट्टी का में पोषक तत्व बरकरार रहे और पौधे का अच्छे तरीके से विकास हो सके। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे हैं कि ये जो है दो प्रकार की ये पोषक तत्व हमारे पास हैं, एक को कहेंगे खाद और दूसरे को कहेंगे उर्वरक। तो ये जो खाद होता है इसका निर्माण हम लोग को प्राकृतिक रूप से करते हैं, यानी प्राकृतिक जो पदार्थ हमारे पास है जैसे गोबर हो गया, पौधों के अवशेष हो गए, वे क्या होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं और उसके बाद उनके सारे पोषक तत्व वापस कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग अपघटन या विघटन कहते हैं और इस प्रकार से खाद का निर्माण होता है। जबकि यदि उर्वरक की बात करें तो जो उर्वरक है उसको फैक्ट्री में मानवों द्वारा बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के रसायनों को यूज करके उपयोग करके उर्वरक को बनाया जाता है।
यदि खाद की बात करें तो यह खेतों में बनाया जाता है और उर्वरक कहाँ बन रहा है, फैक्ट्रियों में बन रहा है। ये दूसरा अंतर हम लोग कर सकते हैं। तो इसे मैं इस रूप में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें वो समझ में अच्छे से आ जाए। देखोगे ये जो खाद है इसमें मुख्य रूप से क्या है, गोबर है, पौधा, पेड़ पौधा या जंतुओं के अवशेष है, वे सारे चीज मिट्टी में जाकर के मिल जाएंगे। तो ये जो अवशेष इनके होते हैं वही ह्यूमस का निर्माण करते हैं, मतलब ये सड़ गल जाते हैं ना, तो वही ह्यूमस बनाते हैं। इस प्रकार से यदि हम लोग खाद डालते हैं तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि उर्वरक में सिर्फ केमिकल होता है, तो केमिकल डाला वो वहीं पर पौधे उपयोग में ले आएंगे, इससे ह्यूमस नहीं प्राप्त होगा, मिट्टी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। खाद में पादप पोषक जो हैं वह क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे इसमें जो पोषक तत्व होते हैं ना खाद में, वो उतने ज्यादा नहीं पाए जाते कंपैरिजन में किसके, उर्वरक में। क्योंकि उर्वरक क्या है, उर्वरक तो रसायन है, इसको फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। तो जो जो एकदम खास रसायन है उसको डायरेक्टली बना दिया जाएगा, जैसे नाइट्रोजन बना दिया जाएगा, फास्फोरस बना दिया जाएगा, पोटेशियम बना दिया जाएगा, डायरेक्टली इसको फैक्ट्री में बना दिया जाएगा और फैक्ट्री में बना करके वापस से फिर उसको क्या किया जाएगा, खेतों में डाल दिया जाएगा। तो ये तो पूर्ण रूप से पोटेशियम ही पोटेशियम है, फास्फोरस ही फास्फोरस है। लेकिन ये जो खाद बन रहा है वो गोबर के सड़ने से बन रहा है, पौधों के अवशेषों के सड़ने से बन रहा है। तो भाई उसमें जितना मात्रा में रहना चाहिए उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा तो ये नहीं रहेगा। इन बातों को समझ पा रहे होगे। चलो इतना समझ गए तो अब हम लोग यहाँ अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, खाद एवं उर्वरक। खाद और उर्वरक वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में मिलाते हैं ताकि उसका पोषक स्तर बना रहे, उसमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसीलिए उसमें खाद या उर्वरक हम लोग डालते हैं। तो इन्हें हम लोग, इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, खाद कहेंगे या उर्वरक। अब तो तुम्हें पता ही है कि खाद और उर्वरक क्या है। ये पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थ हैं जो कि या तो फैक्ट्री में बनाया जाएगा या प्राकृतिक रूप से हमें मिलेगा। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये तो तुमने पढ़ा, अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा पौधा है वो कहाँ उग रहा है, मिट्टी में उग रहा है। तो मिट्टी से ही वो सारे पोषक तत्वों को उपयोग करेगा। तो यदि यहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाए जाएं, बहुत सारा फसल उगाया जाए, तो वो तो सारे पोषक तत्वों को ले लेगा, तब मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो फिर उसका भरपाई कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, खाद या उर्वरक डालना पड़ेगा। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल भी उगाते हैं, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं, और इस तरीके से उसमें पोषक तत्वों की क्या आ जाएगी, भारी कमी आ जाएगी। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में क्या डालेगा, खाद डालेगा। तो यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई खेतों में खाद या उर्वरक डालते क्यों हैं, तो इसका आंसर करेंगे कि मिट्टी में यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाएंगे, हालांकि बहुत ज्यादा खाद दे दोगे तो भी पौधे जल जाएंगे, ये भी याद रखना। अब बात है खाद के बारे में, हम लोग को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले खाद क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी जैविक पदार्थ है। हम लोगों ने देखा कि खाद का निर्माण पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से होता है, इस कारण से ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इनका अपघटन होगा और उसके लिए उसे खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये क्वेश्चन ध्यान लो कि जो अपघटन होता है किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और उसका फिर उपयोग किया जाएगा। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ लिए हैं। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा क्वेश्चन कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, वर्म्स यानी कि केंचुए के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, खाद बनाते हैं, तो उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है,
वर्म्स मतलब कीड़े हो गए ऐसे समझ लो, लेकिन केंचुआ यहाँ पर मैंने बोला तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, खाद को बनाते हैं। यहाँ पर देखोगे खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों में वृद्धि, तो खाद और उर्वरक को यहाँ डाल करके इन पौधों को, मतलब पौधों का विकास किया जा रहा है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या तीनों गिलास में पौधे की वृद्धि की गति एक समान है? नहीं होगी। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न हैं? तो उर्वरक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये जो उर्वरक होते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, और जो खाद होते हैं वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। ऐसे डिफरेंस भी हम लोगों ने, अंतर भी अभी पढ़ लिया है। तो उर्वरक में खास प्रकार के पोषक तत्व से भरपूर जो पदार्थ हैं वो पाए जाएंगे, जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इन सब, ये सब क्या है, हमारे उर्वरक के उदाहरण हैं। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, मिली भी है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भी कुछ हानि होती है। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो भी तुम यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हो। इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ सकती है, और बहुत ज़्यादा उर्वर देने पर पौधे जल भी सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। यह जल प्रदूषण को भी स्रोत बन गए हैं, मतलब इन बहुत ज़्यादा यदि हम लोग उर्वरक का उपयोग करेंगे तो इससे जल प्रदूषण भी होगा, मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा तो उर्वरक को बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए और साथ साथ खाद का भी उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ कम समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। यह भी एक तरीका है जिससे कि जो खेत है उसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता में भी वृद्धि होती है। यही हम लोगों ने देखा कि खाद जो है मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, अभी अंतर में हम लोगों ने देखा था, जिसके कारण जो मिट्टी का क्वालिटी है वो अच्छा होता है, वो मिट्टी को बांध करके रखता है और उसमें जल धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, ज़्यादा, यानी कि उसमें जल भी ज़्यादा रहता है। तो ये सारी बातें खाद में क्या है, खाद की विशेषता है। तो तुम बताओ खाद डालना चाहोगे कि उर्वरक? तो आंसर है हम लोग खाद डालना चाहेंगे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ ग्रोथ देखा था, तो ग्रोथ हम लोगों को उर्वरक में ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ जो उर्वरक है उसमें खास प्रकार के रसायन हैं जो कि डायरेक्ट पौधे को मिल जाते हैं। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। तो ये भी यहाँ देखोगे कि मिट्टी में, जो मैंने बताया कि मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक और विधि है। एक विधि तो ये बताया कि कुछ समय तक उसको खाली छोड़ दो, और एक विधि ये बताया जा रहा है कि फसल चक्र। फसल चक्र क्या है कि एक फसल के बाद या एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल को उगाने का तरीका है। फसल चक्र मतलब क्या हुआ कि एक ही खेत में एक फसल उगाएंगे, उसके बाद दूसरे फसल को उगाएंगे, उसी फसल को नहीं उगाएंगे, और दूसरे फसल के रूप में दलहन को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। मैंने क्या बताया कि यदि हम लोग दलहन का यूज करते हैं तो दलहन होता है, उसकी जड़ों में क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा नाइट्रेट के रूप में, तो उसे फिर पौधे आसानी से ले सकते हैं। तो इस कारण से यदि एक फसल के बाद दूसरी फसल के रूप में दलहन को उगाया जाए, जो कि यहाँ बोल रहा है फलीदार फसल, ये देखो लिखा हुआ है फलीदार चारा, तो दलहन को उगाने से वहाँ नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में फिर मिट्टी में मिल जाता है। पिछली
कक्षाओं में राइजोबियम के बारे में सुना होगा। यही जो राइजोबियम है ये यहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है। ये फलीदार यानी कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ी की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। तो ये वाला जो चीज़, ये लाइंस हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी एज इट इज़ पढ़ना है कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ये जो फलीदार पौधे हैं उसकी जड़ों के ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अब इसे भी दो लाइन में समझ लो कि ये है हमारा पौधा, तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ये सीधे नहीं ले पाएगा जब तक कि इसको नाइट्रेट के रूप में ना बदल दिया जाए, यानी इस रूप में ना बदल दिया जाए जिससे ये ग्रहण कर सके। तो उसको कौन बदलेगा? तो बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों को हम लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। उसी में एक तरीका बताया गया है, ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो ये जो जड़ है उसके ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा राइजोबियम क्या है, तो यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। तीसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि ये राइजोबियम करता क्या है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं जो कि तुम याद कर सकते हो। अब देखो सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा खाद के लाभ यहाँ पर देखो बताया जा रहा है, फिर से देख लो। खाद के लाभ, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है। इसके कारणों को लिखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई खाद जो है वह उर्वरक से अच्छा क्यों है। तो अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उन सब को यहाँ लिख देंगे तो मेरा बात बन जाएगा। सबसे पहले ये मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाता है, मिट्टी के जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को बांध करके रखता है, प्रदूषण नहीं करता है, ना ही जल प्रदूषण करता है, ना ही मिट्टी का प्रदूषण करता है। इतना काफ़ी नहीं है? नहीं काफ़ी है तो इसे और देख लो। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण जो गैस या हवा का विनिमय है वो आसानी से हो सकता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इतना सारा पॉइंट्स मैंने बताया, क्या तुम इन पॉइंट्स को लिख सकते हो? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान पॉइंट्स है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जिसको तुम लिखोगे। बात आती है सिंचाई की। सिंचाई किसे कहते हैं? तो जब हम लोग जो हमारे फसल है या हमारे पौधे हैं उनमें समय समय पर पानी हम लोग डालते हैं तो उसे हम लोग सिंचाई कहते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे भी क्या है? जीव हैं, तो उनके वृद्धि के लिए, विकास के लिए भी क्या चाहिए? जल चाहिए। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। क्या ये नहीं जानते? बिल्कुल कि भाई जो जल है उसका अवशोषण पौधों की जड़ों के द्वारा होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। तो ये जो जल में घुले हुए खनिज लवण हैं उसको भी पौधे जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। पौधों में लगभग 90% भाग क्या है? जल है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो तुम आसानी से कर सकते हो। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अब जल जो है, सबसे पहला काम क्या है कि भाई जल यदि रहेगा तभी तो बीजों का अंकुरण हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। तो अब बात आ गई कि जल तो पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि जल नहीं है मिट्टी में तो पौधे सूख भी जाएंगे। इस कारण से हमें निश्चित अंतराल पर खेतों की क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो यही क्वेश्चन बोलेगा सिंचाई क्या है। अब सिंचाई तो तुम बहुत अच्छे से अंदर से जान रहे हो लेकिन एग्जाम में लिख ही नहीं पा रहे हो। तो निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है।
सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। अब वर्षा ऋतु में तुम बार बार पानी डालोगे खेत में, क्या सिंचाई करोगे? नहीं ना। तो वही बोल रहा है, गर्मी में पानी ज्यादा देना पड़ेगा, बरसात में कम देना पड़ेगा, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई खास चीज नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब बोलता है सिंचाई के स्रोत तो कुआं है, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां, बांध, नहर, ये सब सारे जल के स्रोत हैं जिससे कि पानी कहाँ दिया जाता है? पौधों में दिया जाता है सिंचाई। ये देखो यहाँ पर कैसे पानी को पटाया जा रहा है, ये मोट कहला रहा है, मोट के द्वारा पानी को पटाया जा रहा है, सिंचाई किया जा रहा है। यहाँ देखो चेन पंप के द्वारा पानी को डाला जा रहा है, ये ढेकली है, इसके द्वारा पानी को डाला जा रहा है, ये रहट है जिसके द्वारा पानी को डाला जा रहा है। तो ये सब अलग अलग विधियां हैं जिससे कि हम लोग सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के स्रोत में ही आगे पढ़ेंगे। सिंचाई के पारंपरिक तरीके तो कुआं, झील, नहर में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों में पहुंचाना को क्या कहते हैं? इनके द्वारा किया जाता है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न तरीके ऐसे हैं, मोट जो कि मैंने अभी यहाँ दिखाया, मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, रहट है। तो इसको याद कर लो, दो चार नाम तुमने देखा भी होगा अपने गांव में। ये देखो ये ढेकली है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। अब देखना, यदि बिजली की व्यवस्था है, पैसे हैं, तो पंप का सहायता लिया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाएगा या बायोगैस का या बिजली का, सौर ऊर्जा का, इनका उपयोग किया जाएगा जिससे कि हमारा पंप चलेगा और फिर पानी को क्या किया जाएगा? पौधों में डाला जाएगा। अब सिंचाई का आधुनिक विधि क्या बोल रहा है, यहाँ देखना। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल के उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता मतलब क्या हुआ कि कम पानी में भी अच्छे से खेती करेंगे, कम पानी का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। जैसे छिड़काव बोल रहा है, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करने के लिए। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो जहां कम मात्रा में जल उपलब्ध है उसको छिड़क देंगे, जल को छिड़कना, तो छिड़कने से ही आ गया छिड़काव तंत्र। ऊर्ध्व पाइप नलों को ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों को इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेत एवं कई अन्य फसलों पर अत्यंत उपयोगी है। तो ये बहुत सरल सा चीज़ है, इसे मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, तब तुम इसको ज़्यादा समझ पाओगे। तो अब हम पढ़ते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मतलब कि आधुनिक सिंचाई की विधियां जो बताई जा रही है यहाँ पर, उसके द्वारा कम जल में ही, कम पानी में ही हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, यानी पानी की हानि को रोका जा सकता है। तो ये कैसे रोका जा सकता है? तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जिसमें प्रत्येक प्लांट्स, प्रत्येक जो पौधे हम लोग लगाते हैं वहीं तक पानी को पहुंचा दिया जाता है। जैसे पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि असमतल भूमि के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो छिड़काव तंत्र का। देखो बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। जहां पर जल की मात्रा क्या है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। अब जो नल देखोगे, नल इस प्रकार का हमारा होता है, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम में ये जो नल है इसमें स्प्रिंकलर लगेगा और ये घूमेगा और सब तरफ क्या करेगा? पानी को छिड़कने का काम करेगा। यहाँ तुम चित्र में भी देख सकते हो, और अब मैं तुम्हें यहाँ पर इसका वीडियो दिखा देता हूँ तो तुम इसको ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे और समझ पाओगे। ये देखना, यहाँ पर वीडियो को दिखा दे रहा हूँ मैं, तो इसके पहले के वीडियोस हैं। ये देखो स्प्रिंकलर सिस्टम को ये दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से पानी को छिड़का जा रहा है, देख रहे हो।
तो यदि इस प्रकार से पानी को छिड़का जाएगा तो क्या होगा, इससे जल की हानि क्या होगी, कम होगी, और जो पौधे हैं उस तक पानी बहुत अच्छे से पहुंच जाएगा। तो ये सारा तुम स्प्रिंकलर सिस्टम मैंने तुम्हें दिखाया। अब इसके बाद दूसरा है ड्रिप सिस्टम, जो कि मैं दिखा रहा हूं। यहाँ देखो, ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके पानी जा रहा है। यहाँ देखना, ये जो जड़ है इसमें बूंद बूंद करके पानी जा रहा है। यहाँ भी देखो बूंद बूंद कर करके पानी जा रहा है। तो इधर देखो सूखा हुआ है, लेकिन इधर जहाँ जड़ है वहां पर पानी ये जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। समझ में आया क्या? बहुत आसान है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पाइप सिस्टम बैठा दिया गया है और नल से क्या लगा दिया गया है, इस प्रकार से स्प्रिंकलर को जोड़ दिया गया है और यही छिड़काव करेगा। जब पंप की सहायता से पानी इस मेन पाइप में जाएगा तो ये स्प्रिंकलर ये घूमेगा, ये घूमता भी है और पानी को सब तरफ छिड़कता है। वह घूमते हुए नोजल से बाहर आएगा। ये जो नोजल तुम्हें दिख रहा है, इसी से पानी क्या होगा, बाहर आता जाएगा और चारों तरफ छिड़कता चला जाएगा। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार किया जाता है कि वर्षा हो रही हो। जैसे अभी मैंने वीडियो में तुम्हें दिखाया, छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो यही तुमसे क्वेश्चन अब पूछ सकता है कि आधुनिक विधियों द्वारा जो सिंचाई होती है उसके दो नामों को यहाँ पर लिखें। तो तुम्हें दो नामों को यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा। ये तुम अभी पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। अब है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों के जड़ों में गिराया जाता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन बोलेगा कि ड्रिप तंत्र क्या है। तो इस विधि द्वारा जो जल है उसको हर एक पौधे के जड़ों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ देख सकते हो, यह तुम्हें बताया था मैंने कि कैसे हर एक पौधे के जड़ में ये बूंद बूंद करके पानी को पहुंचाया जा रहा है। इससे क्या होगा, जल की हानि कम होगी और हर एक पौधे में पानी पहुंच जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिप तंत्र कहेंगे। फलदार पौधे, बगीचा एवं वृक्ष को पानी देने के लिए, देख लो यहाँ बोलता है वृक्षों को पानी देने के लिए यह कैसा तरीका है, सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल दिया जाता है। इस प्रकार की विधि में जल बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है और वरदान की तरह होता है। ये देखो यहाँ ड्रिप सिस्टम का चित्र बनाया गया है, हालांकि मैंने तुम्हें अलग तरीके से दिखाया। अब आ गया भाई, अब जब हमने सिंचाई भी कर दिया, खाद भी डाल दिया, सब कर दिया, तो अब आता है हमारे फसलों की सुरक्षा। तो कैसे सुरक्षा, तो सबसे पहले तो खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य फसल भी मतलब पौधे भी लगे हुए हैं। देखो, यदि तुम जब खेती करते होगे तो तुमने जरूर देखा होगा कि जो मुख्य फसल हम लोग लगाते हैं उसी के साथ बहुत सारे घास और बहुत सारे छोटे बड़े पौधे लग जाते हैं। क्या उनकी आवश्यकता हमें है? नहीं, उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो बीज उनके वहीं पड़े रहते हैं मिट्टी में, इसलिए वो भी उग जाते हैं। तो वे क्या हानि करते हैं, तो वे जो हम पौधे लगाए हैं, हमने पौधे लगाए हैं, हमने जो फसल लगाया उससे उसका पोषक तत्व वे यूज करने लगते हैं। हम डाल रहे हैं पानी गेहूं के लिए और वो जो घास है वो सारा पानी को अवशोषित करने लगेगा। तो इस तरीके से जो हमारा फसल है उसको पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो इसी कारण से ये खरपतवार हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ से सबसे पहला ही क्वेश्चन आएगा कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, वैसे पौधे जिसे हम नहीं चाहते हैं उसे अवांछित पौधे कहते हैं, प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, याद कर लेना है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। देख लो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है निराई कहते हैं।
निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। यहाँ से अब एक और क्वेश्चन आ गया कि भाई ये खरपतवार किस प्रकार से हमारी फसलों को हानि पहुंचाता है। तो ये सारा लिख देना है कि वो पानी के लिए क्या करेगा, वो कंपटीशन करेगा, पोषक तत्वों के लिए, जगह के लिए, प्रकाश के लिए, और इस तरीके से हमारे पौधों पे वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो कुछ खरपतवार क्या करेंगे, कटाई के समय हमें परेशानी होगी, कटाई के समय वो खरपतवार भी कट जाएगा और हमारे अनाज में मिल जाएगा। तो ये दो कारण यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। देखा तुमने, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, सब आसान आसान चीज़ है। अब देखो, बोलता है खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। ठीक है, फसल उगाने से पहले, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा कि खरपतवार हटाने एवं वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तब जब खेत हम लोग जोतते हैं उसी समय खरपतवार को हटा दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, और खेत जोत कर कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो वो सारे खरपतवार है उनका जड़ निकल जाएगा, जिससे वो मर जाएंगे वहीं सूख करके, और मिट्टी में मिल जाएंगे और खाद का काम करेंगे। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। यानी कि जो खरपतवार है हमारा, उसमें भी फूल निकलेगा, उसमें भी बीज बनेगा, और वो बीज फिर से हमारे कहाँ चला जाएगा, हमारे हाँ, मिट्टी में ही चला जाएगा। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो खरपतवार जो है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक तरीका हो गया कि हम लोग जो हमारा खेत है उसको जुताई कर लेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है, उसको हाथ से जड़ सहित उखाड़ लेंगे, या तीसरा तरीका है उसको काट लेंगे। खुरपी और हैरो की सहायता से ये किया जाता है, खुरपी तुमने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग खरपतवार को क्या करते हैं, हटाने का काम करेंगे। चलो, अब यहाँ से रसायन हम लोगों को याद करना है कि कौन कौन से खरपतवार नाशी रसायन है। तो रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। तो खरपतवार नाशी क्या है, एक क्वेश्चन होगा जो कि खरपतवार को नष्ट करता है, उसका नाश करता है, उसको मारता है, उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। या जिससे खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,2-D, ये एक 2,4-D, इसको हम लोग क्या करना है, याद कर लेना है कि 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशी है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। देखो, जब खरपतवार नाशी हम लोग छिड़कते हैं तो खरपतवार क्या हो जाता है, मर जाता है, लेकिन हमारा पौधे सुरक्षित रहते हैं। खरपतवार नाशी को जल में भी आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। यानी जो खरपतवार है उसको कैसे डालते हैं, तो उसको डालने के लिए स्प्रेयर का उपयोग किया जाता है, और स्प्रेयर की सहायता से इसे हम लोग पौधों में छिड़कते हैं। ये देखो, यहाँ खरपतवार नाशी को डालते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव में किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, कि जो खरपतवार है उससे किसान का स्वास्थ्य भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि ये रसायन होते हैं, हानिकारक रसायन होते हैं। तो यदि किसान उसको इनहेल कर ले, उसको सांस से अंदर ले ले, या उसके शरीर पर पड़े तो ये उसको हानि कर सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये जहरीले होते हैं, हानिकारक होते हैं। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्या इसका भी क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात है तुम कितनी बातों को याद रख सकते हो। तो याद, ऐसे सभी लाइन्स को नहीं रखना है, क्वेश्चन वाइज याद रखो।
और ये साधारण साधारण क्वेश्चन है, इसको रटने का थोड़ी जरूरी है, ये तो अपने आप से ही याद हो जाएगा। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। तो जब फसल हमारा पक जाएगा तो उसको काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। भाई जब उसको कटाई, हम लोगों ने फसल लगाया ही क्यों? ताकि उससे अन्न को निकाल सकें, उसे दाल को निकाल सकें, ठीक है। तो उसके लिए तो उसको हम लोगों को कटाई करके लाना पड़ेगा। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। अब तुम जो सोच रहे हो ये जो खेती हम लोग कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो कि जो गन्ना हम लोग लगा रहे हैं, गन्ना का भी हम लोग क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सरसों का भी क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो क्या सभी पौधों को जड़ से उखाड़ करके लाया जा सकता है? नहीं। तो कुछ पौधों को काट करके हम लोग लाते हैं, कुछ को जड़ से उखाड़ करके लाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग पालक की खेती कर रहे हैं, तो पालक की खेती करेंगे तो पालक का जड़ से उखाड़ करके लाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात यहाँ बता रहा है कि कुछ को हम लोग पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं। अब क्या गन्ने को खींच के उखाड़ते हैं? नहीं भाई, उसको काट के लाते हैं। धान को, गेहूं को, गन्ने को, इनको, सरसों को भी काट करके लाते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब फसल की बात करी जा रही है तो 3 से 4 महीने में फसल तैयार होगा। फसल तैयार होगा मतलब उसमें अनाज आएगा, मतलब फल लगेगा, तभी तो उसको काटोगे। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। तो हमारे देश में देखोगे कि जो दरांती है, जिसे हम लोग हंसुआ के नाम से जानते हैं, इससे क्या करते हैं? कटाई का काम करते हैं। देखोगे छोटे छोटे हंसुआ भी आते हैं, बड़े बड़े हंसुआ भी आते हैं, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो कल्टीवेटर क्या करता है? क्या तुम बता सकते हो? बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कल्टीवेटर क्या करता है। अब बात है कि हार्वेस्टर क्या करता है। तो हार्वेस्टर क्या करेगा? ये काटने का काम करेगा। काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन है, हार्वेस्टिंग क्या है? तो फसलों को काटना हार्वेस्टिंग है। और उसको कौन करता है? हार्वेस्टर, मशीन से यदि करेंगे तो। और जब वो कट जाएगा तो उसके बीज को, जैसे मान लो कि यहाँ बीज है इसके ऊपर भूसी लगा रहता है। देखा होगा तुमने, धान को देखा होगा, तो धान के अंदर क्या छुपा रहता है? धान के अंदर हमारा चावल छुपा होता है। तो ये जो चावल है उसको निकालने के लिए धान का जो बाहरी भाग है उसको हटाएंगे, उसी को भूसी के नाम से जानेंगे। तो उसको अलग करने के लिए थ्रेसिंग करते हैं। अब थ्रेसिंग भी अलग अलग प्रकार से करते हैं, हमारे देश में भी अलग अलग प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि मशीन यूज करेंगे तो मशीन को थ्रेसिंग मशीन कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक और मशीन है। तो 2 मशीन हमने बताया यहाँ पर, हार्वेस्टर बताया, कल्टीवेटर भी मैं बता देता हूँ। कल्टीवेटर क्या करता है? कल्टीवेटर हमारे, चलो एक एक बोलते हैं। कल्टीवेटर क्या करता है? कल्टीवेटर ये कल्टीवेटर क्या करता है? जुताई का काम करता है। दूसरा हम लोगों ने सीड ड्रिल पढ़ा। सीड ड्रिल क्या करता है? सीड ड्रिल बीज को बोने का काम करता है। तीसरा है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या करेगा? काटने का काम करेगा। चौथा है थ्रेसर। थ्रेसर क्या करेगा? थ्रेसर बीज को निकालने का काम करेगा। फिर पांचवा है कंबाइन मशीन। क्या है? कंबाइन। तो कंबाइन क्या करेगा? कंबाइन इन दोनों के काम को एक साथ करेगा, यानी हार्वेस्टर का भी काम करेगा और थ्रेसर का भी काम करेगा, ये कंबाइन। इस प्रकार से ये सारे हम लोगों को यहाँ पर समझने होते हैं। ये मशीन के नाम है जिसको कभी भी पूछ सकता है। जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का दोनों तरीके से काम करेगा, यानी काटने का भी काम करेगा और भूसी निकालने का भी काम करेगा। अब जिसका छोटा खेत है वो किसान सब हाथ से ही काम करते, कोई मशीन का यूज़ नहीं करते। तो अनाज के दाना को क्या करेंगे? फटक देंगे और फटक करके उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ देख सकते हो कैसे ये फटका जाएगा और फटक करके फिर कैसे करेंगे इसको बाहर, ये किसान इसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये दिखना, ये देखो हाथ से ही फटक रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें?
हाथ से ही ये फटक करके भूसी को यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये देखना, ये तुमने देखा होगा फटकने को, ये देखो। तो पहले उसको कुटाई किया जाता है, उसके बाद हाथ से फटका जाता है। तो इसमें भी बैलों का भी सहायता लिया जाता है, ये तुमने देखा होगा। और कभी कभी क्या करते हैं कि रोड पर ही बिछा देते हैं और फिर गाड़ी चढ़ता है उस पे, उससे फिर थ्रेसिंग का काम होता है, ये भी तुमने देखा होगा। तो ये है कंबाइन, यहाँ पर देख सकते हो। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसी बात होगी, ठीक है, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। तो यहाँ याद रखो, परेली का जलाना तुमने सुना होगा। तो ये जो खेत में ये जो धान के टुकड़े होते हैं, इन्हें क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर क्या होगा, प्रदूषण, काफ़ी वायु प्रदूषण होता है। अब आ गया हमारा विनोइंग। विनोइंग भी वही प्रक्रिया है, मतलब फटक करके अलग करना। अभी जो दिखा है ना, उसी को विनोइंग कहते हैं। फटक करके जब भूसी को अलग करते हैं तो उसको विनोइंग कहते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये देखो, विनोइंग, फटकने वाला मशीन। तो ये मशीन भी है जिसके द्वारा विनोइंग किया जाता है। क्या ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये साधारण साधारण बात लिखा गया है। अब कटाई पर्व की बात की जा रही है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है और किसान को अच्छी फसल देखने को मिलता है। इसलिए भारत में देखोगे कि सभी भागों में जब खेती, मतलब कृषि कटाई के समय काफ़ी सारे पर्व मनाए जाते हैं। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई के समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्या, बिहू जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं सब मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं से भी तुम ना अटको एग्जाम में, और हर एक क्वेश्चन को बना कर ही आओ। भंडारण क्या है? तो उत्पाद का जो भंडारण है एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो अब हम लोगों को उत्पादन हुआ है उसको सही सलामत रखना है, क्योंकि उसको एक दिन में तो खाना नहीं है, उसको हम लोग सालों भर रखेंगे और धीरे धीरे खाते हैं। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अच्छे से भंडारण करना होगा। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से बचा करके रखना होगा। नमी लगेगा तब भी खराब हो जाएगा, छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे, चूहे हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे अनाज को सड़ा सकते हैं। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो इससे खराब होंगे अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। अब देखो, भंडारण एक और चीज के लिए करते हैं कि नेक्स्ट सीजन में भी तो बीज को लगाना है, तो उसके लिए भी तो रखोगे, तब तो बीज रहेगा, तब तो फिर अनाज आगे उगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं। अब सुखाते क्यों है? ताकि उसमें से नमी खत्म हो जाए। भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाएगी। इससे उसकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाएगी। तो तुमसे पूछेगा भंडारण के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? तो सबसे पहला तो तरीका है कि उसको सुखाएंगे। सबसे पहले किसान अपनी फसल उत्पाद को भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र और में करते हैं, परंतु बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। तो ये साइलो क्या है, ये अचानक पूछ देगा तो हड़बड़ा जाओगे कि साइलो क्या है। तो जब बीजों का भंडारण बड़े पैमाने पर भंडारण गृहों में किया जाता है, या साइलो एक प्रकार का संरचना हुआ जिसमें क्या किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा। तो बीजों का भंडारण साइलो में किया जाएगा और भंडार गृह भी बने होते हैं। तुमने देखा होगा जो आलू वगैरह होता है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो वो भंडार गृह होते हैं, जिससे उनको फिर अच्छे से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये देखो, यही यहाँ पर साइलो को दिखाया गया है ना। ये देखो, अनाज भंडारण हेतु साइलो, यानी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर। और ये देखो, ये बोरे में रखा गया है अनाज को।
ये तो हो गया एक कि हम लोग को उसको सुखा के रखना है, फिर अच्छे से किसी खास स्थान पे रखना है। तीसरा बात है कि उसको नमी वाले स्थान पे नहीं रखना है। चौथा बात है कि उसको उसमें पीड़क जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए उसको साइलो वगैरह में रखते हैं। इसके बाद बोलता है नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहला तो उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसको उसमें नीम की पत्तियां मिलाएंगे, ये घरेलू स्तर पर करेंगे। या जो इकोनॉमिक स्तर पर किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे रसायनों को मिला दिया जाता है जिससे कि उसमें कोई कीड़ा ना लगे, उसमें कोई सूक्ष्म जीवों का हमला ना हो। और इसके बाद उसको फिर बोरा में भर के या फिर साइलों में अच्छे जगह पे, यानी बिना नमी वाले स्थान पे उसको भंडारित किया जाता है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब बड़े भंडार गृह में जब रखा जाएगा तो अनाज को रासायनिक उपचार भी किया जाएगा, जैसे मैंने बताया कई केमिकल्स भी उसमें क्या किए जाएंगे, डाले जाएंगे, जिससे कि उसमें सूक्ष्म जीव ना लगे और फिर वो अच्छे से हमारे लिए भविष्य के लिए सुरक्षित हो सके। अब आ गया जंतुओं से भोजन। तो जंतुओं से तुम देख सकते हो कि जंतुओं से दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है। इसी प्रकार से जंतुओं से क्या मिलेगा, मधु मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमारे लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें देते हैं। तो यह खाद्य पदार्थों की बात होती है। देखो जंतुओं से बहुत प्रकार की चीज़ हमें मिलती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं खाद्य पदार्थों की। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली को मुख्य आहार के रूप में मिलते हैं, यानी मछली मांस मिलता है उससे। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन कराना होगा, आवास देना होगा, देखभाल करनी होगी, उसका दवा इलाज भी कराना होगा। ये सारा चीज़ करना पड़ता है। जब ये बड़े पैमाने पे किया जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन। तो जो पशुओं को हम लोग पालते हैं, उसके भोजन, आवास और उसका देखभाल करते हैं, उसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। इसमें मछली के कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी मिलता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन सब चीज़ों को हमने क्या कर लेना रहता है, अपने दिमाग में रखना रहता है। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें यहाँ अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो बच्चा लोग ये बता दो, क्या तुम्हें ये चैप्टर बहुत बारीकी से समझ में आया? तो बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, हर एक लाइन से जब तुमने क्वेश्चन आंसर पढ़ा है तो क्या दिक्कत हो सकती है? कोई भी दिक्कत नहीं। तो भाई एक सब्सक्राइब करने में तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती है? देखो सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम होते जा रहे हैं, जिस कारण से वीडियोस बहुत कम आ पा रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर एक सब्सक्राइब कर लो तुम, और चैनल लाइक भी कर देना, ठीक है। और जो भी चीज़ तुम्हें पढ़नी है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में से बना सकूँ। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।